Good morning, dear students. In continuation to our series of the second chapter, that is basic accounting terms, today we are going to study some more accounting terms. So keep watching the video till end and clear all your concepts related to these terms. So our today's first term is discount. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट के बारे में तो हम सभी को पता होगा, या डिस्काउंट सुनते ही हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है कि कोई चीज़ जो है हमें लेसर रेट पे मिल रही है, या टाइप ऑफ डिस्काउंट जिसमें क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है ना, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की. बट एक्चुअली व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट को अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रिबेट और एनी अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर. Discounts can be of two types: cash discount and trade discount. Now we will study that what is meant by cash discount and what is meant by trade discount. यानी अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. और अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है. Cash discount means when a seller allows discount to a buyer for making prompt payment. It is called cash discount. This type of discount is always recorded in the books of accounts. अब एक्चुअली कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब सेलर बायर को डिस्काउंट दे रहा होता है लेकिन प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए. प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट यानी उसी समय पेमेंट करने के लिए वो बोलता है और उस सिचुएशन में उसको डिस्काउंट वो दे देता है. तो ऐसे डिस्काउंट को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट. इस टाइप के डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि व्हेन यू ऐड समथिंग टू योर कार्ट, यानी कि जब आप क्या करते हैं वहाँ से कोई प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कार्ट में अपनी, या फिर उसका पेमेंट करने जाते हैं, तो अगर वहाँ पर आप ऑप्शन चूज करते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो वो क्या करता है आपके उसमें हो सकता है कि डिलीवरी चार्जेस ऐड कर देता हो और भी चीज़ें ऐड कर देता है, टैक्सेस एंड ऑल. लेकिन वहीं पे एक ऑप्शन वो देता है, या कभी आपने अगर चेक किया होगा और आपने प्रीपेड पे क्लिक कर दिया होगा या पेमेंट करने के लिए क्लिक किया होगा ऑन कार्ड या कुछ भी, तो वो क्या करता है उसमें से लेस कर देता है वो सारी चीज़ें. और कई बार जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो भी उनको लेस कर देता है उस सिचुएशन में, क्योंकि आप पहले ही यानी प्रीपे ऑप्शन चूज कर रहे हैं और आप पहले ही पे कर रहे हैं. तो उस टाइप के डिस्काउंट को हम कह सकते हैं कैश डिस्काउंट. वही शॉपकीपर्स भी करते हैं, वही जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो भी करती हैं. जब वो गुड्स बेच रहे होते हैं अपने, तो उस सिचुएशन में वो भी ऑप्शन देते हैं बायर को कि अगर वो उसी समय इमीडिएट पेमेंट करता है, कुछ परसेंट का भी इसमें बेसिस होता है कि सपोज ऐसा नहीं कि पूरी पेमेंट 50%, 60%, 10, 20 जो भी, तो उस बेसिस पे भी जो सेलर होता है वो उनको डिस्काउंट अलाउ कर देता है. वो कहता है कि हम इतना डिस्काउंट आपको देंगे अगर आप पेमेंट अभी करते हैं. तो वो चीज़ जो है वो कैश डिस्काउंट कहलाती है. एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है अब हम ये समझते हैं. So trade discount means when a seller allows discount to the buyer at some fixed rate on the list price or catalog price of goods, it is called trade discount. It is not recorded in the books of accounts as it is deducted from the gross value of goods in cash memo or invoice. अब होता क्या है, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका मतलब होता है कि जब एक सेलर फिक्स रेट पे डिस्काउंट दे देता है अपने बायर्स को जो उसके प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं. जनरली जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इस टाइप का जो डिस्काउंट होता है वो बिजनेस फर्म्स देती हैं दूसरे बिजनेस फर्म्स को, या फिर जो बल्क में परचेज कर रहा था उसको. और इसको देने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है उनका वो ये होता है कि वो बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं. यानी कि वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा शॉप्स में अब पर्टिकुलरली जो सामान आपको मिल रहा है वो एग्जैक्टली उस रेट का तो नहीं होता ना. यानी आप बल्क में परचेज करते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है, थोड़ा डिस्काउंट कर देता है. यानी सपोज अगर आप मार्केट में मैगी परचेज करने जा रहे हैं, तो अगर आप पूरा का पूरा उसका पैक खरीद लेंगे जिसमें कि 12 या 24 होते हैं, तो क्या होगा, रेट वो कम कर देगा. हो सकता है कि 11 के प्राइस में आपको 12 मिल जाए, या इवन इन सम केसेस हो सकता है 10 के प्राइस पे करने के बाद आपको 12 मिल जाए, यानी 2 पैकेट्स आपको फ्री मिलेंगे. तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड डिस्काउंट का. सेम वे में जब वो खरीदेगा बल्क में उससे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटर उसको थोड़ा डिस्काउंट देगा. एंड सेम वे में जब डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते हैं फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी भी अकॉर्डिंगली उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है. अब ऐसे जो डिस्काउंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. ये डिस्काउंट जो होता है कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता. यानी कि जब ये ट्रांजैक्शन होगा आप एग्जैक्ट जो भी वैल्यू थी उसकी ग्रॉस वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे उस डिस्काउंट को और सीधे उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे. सपोज अगर 20,000 के गुड्स हैं और 2,000 का डिस्काउंट है, तो 20 - 2 करके 18,000 की ही रिकॉर्डिंग आपकी एंट्री में होगी. आप वहाँ 20 दिखा के और इस डिस्काउंट को नहीं दिखा सकते, क्योंकि वैसे जो डिस्काउंट जो होता है फॉर्म के लिए लॉस होता है. तो इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं
तो डिस्काउंट को आप डेबिट करेंगे। सेम वे में डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो इट इज गेन, आप उसे क्रेडिट करेंगे। दैट विल बी स्टडिंग इन आवर कमिंग चैप्टर्स। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है वो डिस्काउंट जो एक सेलर दूसरे बायर को देता है। और क्यों देता है? जस्ट टू प्रमोट हिज बिजनेस। ये लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पे होता है। लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस का मतलब जो उसकी एक लिस्ट होती है, यानी कंपनीज क्या करती हैं, उनका अपना जो प्रोडक्ट होता है उसकी एक पूरी लिस्ट होती है कि इस प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो वो जो प्राइस होता है उस लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, डिस्काउंट उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं होता ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिस्काउंट जो है ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो एग्जैक्ट वैल्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे। सो द नेक्स्ट टर्म इज जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में शायद आप सभी को पता ही होगा। जीएसटी आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में एंड न्यूज़पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा। द एक्ट वॉज पास्ड ऑन 24 मार्च 2017। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। एक्ट जो था ये जीएसटी एक्ट पास हुआ 24 मार्च 2017 को एंड एग्जिस्टेंस में आया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब आखिर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या? बिफोर गुड्स एंड सर्विस एक्ट वॉज इनेक्टेड, इससे पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो वैट है वो भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। बट जब वैट एग्जिस्ट करता था, अभी भी प्रेजेंटली वैट है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एंड ऑल, तो वैट के केस में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड ऑल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस वैट का जो रेट होता था ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होता था। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अमूल का एक बटर अगर हमें क्या नाम है, उत्तराखंड में सपोज 50 रुपीज़ का मिल रहा है, तो हो सकता है पंजाब में वही 30 रुपीज़ का मिल रहा हो, और हो सकता है कि वही केरला में जाके आपको 70 रुपीज़ का मिल रहा हो। तो ये प्रॉब्लम थी विद वैट, यानी डिफरेंट स्टेट्स के बेसिस पे एंड डिफरेंट लोकेशन वाइज भी क्या था, डिफरेंट था हर स्टेट में। तो गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने जो थ्योरी है वन नेशन वन टैक्स थ्योरी, उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो अगर पूरा का पूरा इंडिया यानी पूरा एक नेशन है और सेम है, तो जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारा, उसको यूनिफाई करना चाहिए। तो सारे जो डिफरेंट टाइप के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, उन सबको हटाकर यूनिफाई करके एक टैक्स बनाया गया, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस बेसिस पे क्या हुआ, थ्रू आउट द नेशन आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको जो रेट है किसी प्रोडक्ट का वो सेम रेट पे ही अवेलेबल होगा, चाहे वो आप यहाँ उत्तराखंड में लें, चाहे आप पंजाब में लें, दिल्ली में लें, कहीं भी लें। तो दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी के भी क्लासिफिकेशंस हैं, जीएसटी पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो आप आने वाले टाइम में आगे पढ़ेंगे। सो विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंट्री। एंट्री मीन्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जब आप किसी इवेंट को या किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसको हम कहते हैं एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स हमने सेल करे और सेल को हमने रिकॉर्ड करा अपनी बुक्स में, तो एज सुन एज वी विल बी रिकॉर्डिंग दैट सेल्स, उसको, उस टर्म को यानी उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंट्री। नेक्स्ट टर्म इज बेड डेब्ट्स। इट इज द अमाउंट विच बिकम्स इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बैड डेब्ट्स क्या होती है? एक्चुअली वो पैसा होता है जो डेटर से आपको लेना है लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई भी रीज़न हो सकता है डेटर आपको पैसे नहीं दे रहा। इन शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज, आपका जो पैसा है वो डूब गया है, आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो पैसे होते हैं, अमाउंट होती है, उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। द पर्सन और अ फर्म विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इट्स डेब्ट्स। यानी कि ऐसी फर्म या कोई भी पर्सन जो उस पोजीशन में नहीं होता है कि अपने डेब्ट्स का मतलब होता है उधार, वो अपने उधार को पे कर पाए, तो उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कंगाल हो जाना, तो कंगाल जो हो जाना होता है दैट इज इंसॉल्वेंट, यानी उसके पास पैसा नहीं होता कि वो अपने उधार को या अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। नाउ अगर बात करिए सॉल्वेंट की, जो नेक्स्ट टर्म है हमारा, तो सॉल्वेंट ऑपोजिट है इंसॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मतलब होता है द पर्सन और अ फर्म विच इज इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इट्स डेब्ट। यानी इंसॉल्वेंट कौन था? कंगाल, जिसके पास पैसे नहीं थे। सॉल्वेंट वो है जो इस पोजीशन में है कि दैट ही और शी कैन इजीली मेक पेमेंट ऑफ इट्स डेब्ट, यानी जो भी उसने उधार लिया है, उस फर्म ने उधार लिया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उधार लिया है, वो उसको पूरा कर सकता है, वो उस पोजीशन में है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। नेक्स्ट टर्म इज स्टोर्स। The goods held by the firm for the purpose of consumption in the business and not for resale. Example, spare parts of machine, lubricants, etc. अब stores क्या होता है एक्चुअली? वो उन गुड्स को कहा जाता है जो गुड्स या जो चीज़ें फर्म ने अपने पास रखी हैं फॉर इट्स ओन कंजम्पशन। वो उन्होंने बेचने के लिए नहीं रखी होती बल्कि खुद के कंजम्पशन के लिए रखी होती है। जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए मशीन के, कि अगर मशीन में कोई चीज़ें टूटती हैं एंड ऑल, तो उनको ईजिली रिपेयर किया जा सके, तो वो भी पार्ट है स्टोर्स का। साथ साथ ल्यूब्रिकेंट्स,
यानी कि मशीन्स हैं तो उनको ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ल्यूब्रिकेंट्स जो उन्होंने रखे हैं दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टोर्स। अब लेकिन यहाँ पर इस स्पेयर पार्ट ऑफ मशीन एंड ल्यूब्रिकेंट्स के पीछे का जो लॉजिक है वो ये नहीं है कि कहीं पे भी ल्यूब्रिकेंट्स एंड मशीन्स के स्पेयर पार्ट्स होंगे तो वो स्टोर बन जाएंगे। एक्चुअली सारा का सारा जो फंडा है पूरी की पूरी अकाउंटिंग में या बिजनेस में, वो ये है कि वो किस बिजनेस में डील करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डीलर ही स्पेयर पार्ट्स का है तो वो जो स्पेयर पार्ट्स बेचेगा उसके गुड्स हैं, यानी कि उसके परचेज अकाउंट का पार्ट है। सेम वे में अगर वो डीलर ल्यूब्रिकेंट्स का है तो वो जो ऑयल्स एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं, ग्रीस एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उसके स्टोर्स का पार्ट है, उसके परचेज का पार्ट है, बिकॉज वो डीलर ही उस चीज़ का है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली ये कहा जाए कि उसने अपनी पर्सनल मशीन एंड ऑल के लिए रखा हुआ है सामान तो स्टोर्स का पार्ट है, या फिर अगर फर्म के लिए रखा है तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ स्टोर्स। अब यहाँ पे भी जो मैंने पर्सनल मशीन बोली, पर्सनल मशीन का मतलब कि उसके बिजनेस में यूज होने वाली, पर्सनली तो अगर वो रखेगा तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो आप उसे बिजनेस के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू। Revenue in accounting means the income of recurring nature from any source. It includes amount received from sale of goods and services, receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. यानी रेवेन्यू जो होता है ऐसी इनकम होती है जो रिकरिंग नेचर की हो। रिकरिंग नेचर का मतलब कि रेगुलर होनी चाहिए। ये अगर रेगुलर नहीं है तो वो रेवेन्यू नहीं हो सकता। यानी रेवेन्यू को अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो आप कह सकते हैं ऐसी इनकम जो रेगुलरली हो रही हो, रिकरिंग नेचर की हो। देन उसके बाद बात करी जाए तो इसमें सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये तो एक सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके अलावा रिसिप्ट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है डिफरेंट सोर्सेज से और वो रेगुलर है तो वो भी रेवेन्यू का पार्ट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड थ्रू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अमाउंट जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जनरली हम सेल भी बोलते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो अमाउंट है जो आपको मिल रही है थ्रू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ फर्म। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं किसी भी फर्म की। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका प्राइमरी जो डीलिंग है वो है विद इंश्योरेंस, यानी कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो जाएंगी वो उसी इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगी। सिमिलर वे में कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बेच रही है गुड्स को वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। तो अब यहाँ बात आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है कि वो अमाउंट जो उसको अपनी गुड्स को या सर्विसेज को अवेलेबल करवा के मिली हो, यानी उसने गुड्स बनाए हैं तो उनको सेल करा या सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी किसी को और उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट टर्म इज बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब होता है एन इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी एक इकोनॉमिक यूनिट जिसको आपने बनाया है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम, और वो इनकम भी अर्न करेगी या तो गुड्स को सेल करके या सर्विसेज को प्रोवाइड करके, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट टर्म इज टर्नओवर। टर्नओवर मींस टोटल सेल मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में टाइम ड्यूरेशन में जो भी टोटल सेल हुई है उसको हम कहते हैं टर्नओवर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पूरे साल की बात करें तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो एक कंपनी ये क्लेम करती है कि उसका टर्नओवर जो है वो 3 लाख करोड़ था या 2 लाख करोड़ था या 2000 था। तो उसका मतलब होता है कि वो उसकी टोटल सेल है ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट टर्म इज लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक मींस डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस। अब लाइवस्टॉक का मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कैटल्स हो गए, हॉर्सेज हो गए, कुछ भी है, अगर पर्टिकुलरली फर्म उसी चीज़ में डील कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का डेयरी का बिजनेस है तो उसके लिए जो वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो क्या है, उसके लिए एसेट्स हैं, तो उन एसेट्स को हम कहते हैं लाइवस्टॉक। नेक्स्ट टर्म इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स अ डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन सम एसेट्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और एप्रोप्रिएट रिटर्न। एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप फंड्स को यूज करते हैं उनको आप कहीं लगाते हैं, यानी किसी एसेट्स के फॉर्म में लगाते हैं और उसके पीछे जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है टू अर्न प्रॉफिट। यानी आपने कहीं पैसा लगाया, आपके पास एक्सेसिव में पैसा है, आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, पैसा लगा दिया, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जाम्पल है परचेज ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो जो कंपनीज होती हैं वो भी सेम वे में क्या करती हैं, उनके पास जब भी एक्सेसिव फंड्स होंगे तो उसको एज अ इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे, या तो लैंड परचेज कर लेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, या हो सकता है किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में वो उसको इन्वेस्ट कर दें। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट
or the last term of this chapter, and with this investment this chapter has ended. यानी ये चैप्टर फाइनली एंड हो चुका है, चैप्टर 2. अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो प्रिंसिपल्स हैं वो. सो आई होप कि आज के जो टर्म्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.